मैं दुआ करूंगा कि जो आप कहते हैं कि गढ़ है उनका और जिनका अभी आपने नाम लिया कि वो प्रत्याशी हैं, मैं दुआ करूंगा कि वही आए, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि हमारा कोई घोड़ा कमज़ोर था, वो ठीक से दौड़ नहीं पाया। मगर क्या होता है कि जो काट की कागज़ की नाव बहुत दिनों तक नहीं चलती है। कुछ सच ऐसे भी हैं जो जनता के सामने अब आ गए हैं। इनको यहीं से एक ऐसा झटका लगेगा कि यहीं से इनका पतन शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा कि सपा ने एक और बड़ा षड्यंत्र कर रखा है कि भाजपा से वो लड़ते हैं, उनकी एनिमिटी है, उनको सीएम बनना है, उनको पीएम बनना है, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी आबादी 8% है, उनकी हैसियत नहीं है उनसे लड़ने की। तो बहुत होशियारी चालाकी से हमें वहाँ पे खड़ा कर दिया, मेरी कम्युनिटी को ले जाके, कि आप इनके दुश्मन हैं, इनसे आप लड़िए, नहीं तो ये आपको खा जाएंगे। उस भ्रम और मिथ्या में फंस के हमारी कम्युनिटी ने एक तरफा उनको वोट दिया, एक तरफा, लेकिन वो भ्रम भी खत्म हो गया। यहाँ के लिए इम्पोर्ट होकर नेता आएंगे, एक बार आएंगे, बहुत बड़े नेता आ गए, पेरिस बना देंगे। जितना पेरिस बना सबने देख लिया। फिर उनके पुत्र आए, उन्होंने कहा ये तो सर सीएम रहे हैं, ये एकदम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे और अमेरिका बना देंगे। कितना बन गया वो भी देखा लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार, आजमगढ़ में हूं इस वक्त। और आजमगढ़ चर्चाओं में एक बार फिर से है कि यहां पे मध्यावती चुनाव होना है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने जो सीट खाली की थी, बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम गुड्डू जमाली जी आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले तो हम इनसे बात करते हैं और इन्हें बधाई भी देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जी। सालम साहब, आपकी बार आपने फिर एक बार बसपा के दामन को पकड़कर और नामांकन दाखिल किया है। क्या सोचा है और किस तरीके का आपकी बार आपका प्लान है? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। नॉमिनेशन फाइल किया है और जीतने के लिए फाइल किया है। चुनाव जीतना चाहते हैं, पूरे दम से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। खासतौर पे आजमगढ़ गढ़ भी कहा गया। और दूसरा, अभी तो क्लियर तो नहीं है, लेकिन संभावित में डिम्पल यादव जी हैं और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पत्ता नहीं खोला। मैं दुआ करूंगा कि जो आप कहते हैं कि गढ़ है उनका और जिनका अभी आपने नाम लिया कि वो प्रत्याशी हैं, मैं दुआ करूंगा कि वही आए, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि हमारा कोई घोड़ा कमज़ोर था, वो ठीक से दौड़ नहीं पाया। ये हारेंगे यहाँ से। एक बात और बता दें, जो गढ़ है मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये कोई गुलामी का वो नहीं है, हम आज़ाद देश में जीते हैं, कहीं कुछ किसी का गढ़ नहीं है। ठीक है, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपकी बातों में भ्रमित होकर आपको वोट दिया, लोकसभा में भी जिताया, आपको भी जिताया, आपके पिताजी को जिताया, आपके 10 विधायक जीते। मगर क्या होता है कि जो काट की कागज़ की नाव बहुत दिनों तक नहीं चलती है। कुछ सच ऐसे भी हैं जो जनता के सामने अब आ गए हैं। और जब के हर चीज़ की भरपाई हो सकती है, लॉस ऑफ जो कहते हैं ना, फेथ एंड ट्रस्ट की जो लॉस होता है, उसकी भरपाई नहीं होती है। इनको यहीं से एक ऐसा झटका लगेगा कि यहीं से इनका पतन शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, हाँ आप देखिएगा, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं, मुझे बड़ी अजीब लगती है, गढ़ क्या चीज़ है। अरे यहाँ से हमारे कई बार MP जीते हैं। हमने यहाँ पे इस सीट को उस वक्त जीता था जब बहुजन समाज पार्टी नई नई बनी थी। हमारे लोकसभा में MP डॉक्टर साहब 3-4 बार खुद रहे हैं, तो उनका गढ़ कैसे हुआ? 4 MLA अभी हमारे थे। ठीक है, इस बार हम लूज कर गए, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जनादेश को सर झुका के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, जनता को चुनाव में एक्चुअली आप समझने की कोशिश कीजिए कि पोलराइजेशन हुआ। एक तरफ वो वोटर थे जो सरकार से नाराज थे, एक तरफ वो लोग थे जो सरकार के पक्ष में, तो दो बटों में बटा। लेकिन ये मत भूलिए कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी इस पूरे 5 का जोड़ दीजिए तो इससे बुरा टाइम अब नहीं आएगा बसपा का, जो आप लोग कहते हैं। तब भी हम 2,30,000 वोट पे खड़े हैं। आप जोड़ लीजिए, आज सब नेट पे अवेलेबल है, 2,28,000 समथिंग वोट है। तो अब इससे हमें बढ़ना है। यहाँ मैं तो कभी जातिगत राजनीति नहीं करता। आप देखिएगा कि ये बसपा का गढ़ कोई नहीं कह सकता, लेकिन हमारी यहाँ पे मजबूत बेस है, हमारी यहाँ पे मजबूत ज़मीन है। हम इसको जीतेंगे, कोई बियॉन्ड एनी डाउट हम इसको जीतेंगे। नहीं, इस बात को हम लोग नहीं कहते हैं, ये जनता का जनादेश था, जनता ने चुना और जनता ने हराया। अब खास तौर पे जमाली साहब, एक सवाल ये उठता है कि बसपा की जो उत्पत्ति थी, सबसे पहला सांसद आजमगढ़ से रहा, और अब की बार चुनाव में 22 में जो हश्र रहा भाजपा का, बहुजन समाज पार्टी का, 1 सीट मिली मात्र। चैलेंज है आपके लिए ये चुनाव? सर झुका के मान लिया उस बात को, कहाँ कुछ कहते हैं। हमने बिना कहे आपसे कहा कि सच को मानने में कोई बुरा, हम तो कह रहे हैं कि हम लोगों को लॉस हुआ,
लेकिन देखिए एक मिशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं ख़त्म होगी, हमारे जैसे लोग आते जाते रहेंगे इसमें, ये पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। और आपको मैं आज बता दूं कि अगर हम जैसा आप कह रहे हैं, हम भी उस बात को मान रहे हैं, बहुत विनम्रता से मान रहे हैं कि हमारा लॉस हुआ, हम कम हुए, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ नीचे आती है प्रकृति का नियम है कि उसके बाद वो ऊपर जाती है, ज़मीन फाड़ के नीचे नहीं जाएगी। अब वो बसपा जो वोट उसके हैं वो अपने वोट हैं, उसके एक भी वोट अब कम नहीं हो सकता, उसमें बढ़ेगा वोट। और ये आप मत भूलिए कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी इस लोकसभा की चूंकि हम बात कर रहे हैं 2,30,000 वोट बसपा ने पाया है, यही सच है, ये कोई हम अपने से थोड़ी गढ़ रहे हैं। अभी आप नेट पे जाएंगे दबाएंगे 2,28,000 वोट निकलेगा उसमें, हम 30 कह रहे हैं, तो यही सच है। और देखिए ये पॉलिटिक्स में यू नेवर नो अबाउट टुमारो। जनता ने, मैंने बार बार कहा कि एक माहौल बना, इसमें कोई सच नहीं, हम भी इसी देश में रहते हैं, हम समझते हैं, हम एमएलए भी थे उस वक्त। एक मूड बना, एक तरफ जो वो लोग थे जो सरकार के पक्ष में थे, एक तरफ वो लोग थे जो सरकार के विरुद्ध थे या एंटी इनकम्बेंसी जिसको आप कह सकते हैं, तो पोलराइजेशन हो गया जिसमें बसपा को लॉस हुआ। अब आप इसका और सुनिए, बहुत ईमानदारी से करूँ, जैसे मैं आई बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे समाज को ये लगा कि सपा हरा देगी, चूँकि सपा ने एक और बड़ा षड्यंत्र कर रखा है कि भाजपा से वो लड़ते हैं, उनकी एनिमिटी है, उनको सीएम बनना है, उनको पीएम बनना है, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी आबादी 8% है, उनकी हैसियत नहीं है उनसे लड़ने की, तो बहुत होशियारी चालाकी से हमें वहाँ पे खड़ा कर दिया, मेरी कम्युनिटी को ले जाके, कि आप इनके दुश्मन हैं, इनसे आप लड़िए, नहीं तो ये आपको खा जाएंगे। उस भ्रम और मिथ्या में फंस के हमारी कम्युनिटी ने एक तरफा उनको वोट दिया, एक तरफा, लेकिन वो भ्रम भी खत्म हो गया। ये भी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप घूमिए, सर्वे कीजिए, अब मुसलमान इनको एक वोट नहीं देने वाला है, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको यूज़ कर रहे हैं, ये लोग ये हमको यूज़ करके एमपी एमएलए अपने बनाते हैं, हमारा इनकी नज़र में कोई ना तो अस्तित्व है ना हमारा कोई इज्जत है, और ये उल्टा हमको इस्तेमाल करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ईमानदारी से बोलूँ तो नुकसान ही हो रहा है। भाई प्रदेश की तरक्की तो तब हो सकती है ना जब सब लोग मिल के रहें। आप मेरिट पे वोट मानिए, हम तो कभी धर्म जाति पे नहीं मांगते, हम तो कहते हैं कि भाई अगर आप हमें इस लायक हो, समझते हो तो दे दो वोट, उसमें हिंदू क्या और मुसलमान क्या। लेकिन इन लोगों का बेस वही है, इन लोगों का चरित्र वही है, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, जो उनका मूल वोट है, उनका चरित्र यही है कि वो किसी को भी कुर्बान करते हैं अपने आप को, अपना एम टारगेट साधने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ये नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी ने धर्म जाति के नाम पे हमारी नेता मान्य बहन जी ने कभी वोट नहीं मांगा। क्या नारा है बहुजन समाज पार्टी का? समता मूलक समाज। समाज के वो लोग जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वो लोग सबको न्याय मिले, ये कोई बुरी बात नहीं है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमारा एससी भाई भी है, बैकवर्ड भी है, सारे लोग मिल के रहें, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो बहुजन समाज, कभी आप बहन जी का एक दिखा दीजिए कि कभी वो जातिगत आधार पे कहती हों कि नहीं ऐसा कर लो और वैसा कर लो। उन्होंने हमेशा कहा कि सारे लोगों को मिला के चलाओ, हमारा नायरा ही था, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ये किसने नारा था? हमारा नारा था। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, और इस मिथ्या से भी कृपया करके आप लोग बाहर आ जाएं। आप इस ज़िले के इसलिए कह रहा हूँ, देखो मुझे अपमान लगता है, आई एम सॉरी टू से, मुझे वोट मत करें, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने वोट के लिए कह रहा हूँ, मगर ये देखिए, ये आजमगढ़ बड़ी ऐतिहासिक धरती है। राहुल सल्किस्तान पैदा हुए, अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए, एक से एक लीडर पैदा हुए यहाँ पे। राम नरेश जी थे, चंजीत जी थे, वो राय साहब थे कितने बड़े बड़े नेता पैदा हुए यहाँ पे। ये कोई ऐसा जिला है जिसको कोई नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। यहाँ के लिए इम्पोर्ट होकर नेता आएंगे, एक बार आएंगे, बहुत बड़े नेता आ गए, पेरिस बना देंगे, जितना पेरिस बना सबने देख लिया। फिर उनके पुत्र आए, उन्होंने कहा ये तो सर सीएम रहे हैं, ये एकदम इसको स्विट्ज़रलैंड बना देंगे और अमेरिका बना देंगे, कितना बन गया वो भी देखा लोगों ने। तो इसलिए भाई, अभी मैं मेहनगर गया था, किसी दिन आप चलिए मैं दिखाऊं तो आपके आँख से आंसू आ जाएंगे कि इतना ताकतवर और इतने बड़े दल का नेता हमारे यहाँ सांसद रहा और वहाँ पे विधायक रहे उनके, एक रोड तो आप बनवा नहीं पाए। आप क्या बात करते हैं विकास की? तो हम लोग तो वो हैं। और एक और बात कहता हूँ, अपने लोगों से, इस लोकसभा के जनता से कहना चाहता हूँ, आप गुड्डू जमाली ठीक नहीं लगता मत चुनिए, मगर जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए जिससे आप जाके रूबरू डायरेक्ट अपनी बात कह सकें। अच्छा सालम साहब, हमारे कुछ सवालात इस तरीके के थे कि हाल फिलहाल में जब विधानसभा चुनाव था तो आपने एआईएम का दामन पकड़ा, उससे चुनाव लड़े, जनता ने आपको जवाब दे दिया। फिर दोबारा आपने जो है समाजवादी पार्टी में भी एंट्री के बात कही थी,
और वहाँ भी आपका प्रयास जारी रहा। दूसरी तरफ फिर से आपको बहुजन समाज पार्टी ने अपना नेतृत्व पार्टी को जोड़ा, तो खासतौर पे मुसलमान को जोड़ने के लिए जो बातें थी, तो मेरा इन सारी चीज़ों पे भी आपका जानना जरूरी। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बता दूं, मेरा जन्म, मेरी पैदाइश बसपा में हुई, लिहाजा मैं मिशनरी आदमी हूं, बसपाई हूं। हर परिवार में कहीं न कहीं एक घर में 4 भाई भी रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है। एक मूवमेंट आया, बना, आई एक्सेप्ट इट। और यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, जमाली गया नहीं था। जमाली को उन लोगों ने अप्रोच किया था कि आप आइए, हम आपको लड़ा देते हैं। ठीक है, ये भी सच है कि ईमानदारी से कहूँ कि वहाँ भी उन लोगों ने धोखा किया मेरे साथ, लेकिन मुझे उसका कोई वो नहीं है। और जहाँ तक रही बात, एक कड़ी इसमें है MIM की, तो MIM की जो कड़ी है, ये बात सही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आई एम थैंकफुल टू देम। उन्होंने, कुछ लोगों ने उनके भी मुझसे अप्रोच किया, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वो बेचारी ईमानदारी से मेरे साथ खड़े भी रहे, ऐसा नहीं है। और जो आपने कहा कि जनता ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। एक मैसेज तो दिया ही है। जमाली ही वो आदमी है जो इनकी आधी को इस पूरे प्रदेश में, जहाँ पे मुसलमानों ने सपा को छोड़ के एक वोट किसी को नहीं दिया, ये शाह आलम गुड्डू जमाली है, जिसने 37,000 वोट वहाँ पे लिया मुबारकपुर में। हर मुस्लिम गढ़ में मैंने सपा को हराया है, आप सर्वे करके देख लीजिए। हाँ, मैं हारा, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि मेरे पास और वोट नहीं था। अब वो परिस्थिति नहीं है, 2.5 लाख से गिनती शुरू होगी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा वोट, हम फिर भी कहेंगे कि हम जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगते, लेकिन बहरहाल यही फैक्ट है कि हमारा SC भाई भी यहाँ हमको 2.5 लाख से शुरू कराएगा, आप देखिएगा। फिर हमारे ये चौहान साहब भी खड़े हैं, जंग बहादुर चौहान, उधर वो ठाकुर साहब हैं, ब्राह्मण साहब हैं, और मैं बहरहाल, हम तो यार सर्व समाज की राजनीति करते हैं, हम सोशल वर्कर, हम जातिगत राजनीति नहीं करते। अच्छा, जमाली साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव है, चुनाव में प्रतिद्वंदी कौन होता है। हालांकि अभी तो संभावित है डिम्पल यादव जी से आपके मुकाबले होंगे, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल निरहुआ का 3 कोड़ी लड़ाई की बात कही जा रही है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि डिम्पल यादव जी एक महिला हैं, ठीक है, हमारी बहन जैसी हैं, आई रिस्पेक्ट हर। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल एक ज़रूर सच है कि मुलायम सिंह यादव से बड़ी नेता वो नहीं, ये सच है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बड़ी नेता डिम्पल जी नहीं है, और मैं मुलायम सिंह यादव से लड़ा था, और उस वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव चुनाव हार जाते अगर सूबे में या स्टेट में उनकी सरकार ना होती और उनके पुत्र CM ना होते। यही सच है, वो हार जाती है चुनाव। और जहाँ तक रही निरहुआ की बात, अभी आपने कहा क्या नाम लिया था आपने, पूरा नाम दिनेश लाल निरहुआ जी है, ठीक है, सम्मानित एक्टर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कितना वो चल पाएंगे, अब ये तो जनता तय करेगी। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा उनके बारे में मैं नहीं जानता, बहुत पॉलिटिकल वो नहीं, लड़े ज़रूर थे, 17 में लड़े थे, हार गए थे। मुझे पता नहीं क्यों ये विश्वास है कि इस बार के चुनाव में कुछ करिश्मा होगा, चुनाव मैं ही जीतूंगा। मैं लोकल हूँ, एक बात और बता दो, मेरा हक भी ज्यादा है। अच्छा, मेरा अधिकार ज्यादा है। एक उसी कड़ी में ये मेरा है, अधिकार सबसे ज्यादा है। एक उसी कड़ी में यह है कि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भी विजय तो भाई, विकास, इस चुनाव को हारने और जीतने से किसी पे तो फर्क नहीं पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुटने से विकास होगा, ये एक बातें आ रही है। नहीं, मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं, मैं एक सक्षम आदमी हूँ। विधानसभा में मेरी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लीजिए, और मैं ये जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, अगर जनता ने मुझे चुना तो उनको निराशा नहीं होगी। ठीक है, ये बात सच है कि उनकी सरकार है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं CM साहब, PM साहब, जिस मिनिस्टर से मिलना होगा मैं निजी तौर पे मिलूँ। देखो, मैं एक ईमानदार और मेहनती आदमी हूँ। मैं अपने क्षेत्र को लेकर के, यहाँ की समस्याओं को लेकर हर मंच, हर प्लेटफॉर्म, हर ऑफिस में जाऊँगा जहाँ ज़रूरत होगी, और उनसे कहूँगा देखिए, राजनीति हो गई, इलेक्शन हो गया, फिर कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। जो लोग सरकार में, उनसे हमें काम कराना है अपना। हम हर दरवाजे पे जाके कहेंगे कि सर मेरा यहाँ का ये काम है, मेरी जनता का काम है, आप कर दीजिए, और मैं आई विल इंश्योर कि ये काम हो। ये रोड किसने बनवाई थी? ये मैंने, देखिए, बनाया सरकार ने, मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसकी आवाज़ मैंने उठाई थी। सदन में CM साहब बैठे तो उन्होंने उसी वक्त डायरी में नोट किया, उसके बाद यहाँ काम शुरू हो गया था। ये प्रोसीडिंग में है। अच्छा, जमाली साहब, एक सवाल है कि आपने कहा कि हम सक्षम हैं, वाकई में सक्षम है। आपने पूर्वांचल में जो पिछले चुनाव में आपने अपना दाखिल किया था, अपनी हैसियत वो सबसे ज़्यादा थी। पूर्वांचल में, प्रदेश में, और यहाँ तक कि विदेशों में आपके कारोबार हैं, नंबर 1 के आप उद्योगपति हैं। आजमगढ़ के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, बहुत ये जान के मुझे बड़ा, मेरा से जनता कहती है कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो जमाली साहब को अपने दम पे भी करना चाहिए।
ठीक है उसका नहीं मैं उसका जवाब दे दूं। अब देखो, ये इसलिए नहीं कहना चाहता था कि ज़रा छोटापन लगता है। एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी देश और दुनिया में, जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं। उस वक्त कोई नज़र नहीं आता था, यही जमाली था। और राशन पानी छोड़ दो, जब ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी तब भी यही जमाली था। दोनों लॉकडाउन के इतिहास को उठा के देख लो और विकास के कार्य को भी देख लो कि मैंने यहाँ एक स्कूल बनाया है। और ये भी बता दूं कि मेरे और भी प्लान हैं, हो सकता है मैं मेडिकल भी हॉस्पिटल भी बनाऊं। लेकिन क्या है कि जितनी हमारी क्षमता है हम उसको ईमानदारी से करते रहते। ये जमाली कभी अपने लिए नहीं जीता, ये वोट के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने दिले का दर्द अपने दिल में पाला है। मैं ईमानदार रहा हूँ अपने लोगों के लिए, बिना किसी भेदभाव के। जब भी वक्त आया मैं सीना तान के पहाड़ की तरह से खड़ा हुआ। और अगर ये कोई कहता है तो मैं ये ज़रूर बहुत विनम्रता से कहूँगा, वोट ना दे ठीक है, कोई बात नहीं, मगर गलत प्रचार ना करे। चलिए, त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई में एक बार और आपका मैसेज हम जानना चाहेंगे हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए। आप मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ की इस लोकसभा सदर जिसको हम कहते हैं, वहाँ की जनता का अपने लिए आशीर्वाद मांगता हूँ, उनसे वोट की अपील करता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने बहुतों को वोट दिया है, एक बार मुझ पे भी विश्वास करके देखिए। कौन सा बहुत लंबा समय है। अगर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया तो हटा दीजिएगा 1.5-2 साल बाद। शुक्रिया सर। तो ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आजमगढ़ में जो मध्यावधि चुनाव है उसका वो प्रमुखता से दावेदारी कर रहे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। विकास किया है, आजमगढ़ के लोगों के लिए खड़े रहे हैं इस दम पर ही। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।